कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति मोटापे से परेशान है। दोस्त और परिवार के लोग उसे ताने देते हैं। बाजार में उनके साइज के कपड़े खोजना मुश्किल हो जाता है। मोटापे के चलते कई बीमारियां घेर रही हैं। वो सोच रहा है कि क्या इसकी कोई दवा नहीं हो सकती। दवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन भारत में अब तक कानूनी रूप से किसी दवा को मान्यता नहीं मिली थी। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने वजन कम करने वाली दवा टिर्जेपेटाइड को हरी झंडी दिखा दी है। भारत में अप्रूव होने वाली ये पहली दवा है जो जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो सकती है। तो चलिए आज बात करेंगे वेट लॉस दवाओं के फायदे और नुकसान की। साथ ही जानेंगे कि ये दवा टिर्जेपेटाइड क्या है और ये कैसे काम करता है। वेट लॉस दवाओं का बाजार इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, दुनिया के बड़े डॉक्टर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। चर्चा में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद शर्मा हैं जो फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर संजय कालरा है भारतीय हॉस्पिटल से, और विनोद चन्ना है जो फिटनेस एक्सपर्ट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शरद सर आपके पास ही आएंगे। इस टिर्जेपेटाइड नाम की जो ये दवा है जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होता है, ये दवा क्या चीज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और इसका और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है सर? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये पहली दवा नहीं है। हुँ, हुँ। पेप्टाइड जो है ये पिछले 10 या 20 सालों से जो दवाएँ उत्पन्न की जा रही हैं, सबसे पहली जो दवा थी, वो थी एक्ज़ेनाटाइड। एक्ज़ेनाटाइड जो है, इनको कहते हैं जीएलपी-1 एनालॉग्स। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में कुछ हार्मोन बनते हैं, जो हमारे एपेटाइट और शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो जीएलपी-1, पीवाईवाई और जीआईपी, ये 3 जो हैं गट हार्मोन्स होते हैं जिन पे कंट्रोल करने से आपका डायबिटीज और वेट कंट्रोल होता है। तो 1992 में जो फर्स्ट ड्रग निकली थी उसके बाद ये मतलब जो शोध है ये चलता जा रहा है, और अब पिछले साल 2 साल में tirzepatide जो है ये एक बहुत ही पावरफुल वेट लॉस ड्रग के रूप में निकला है। क्योंकि ये 2 गट हार्मोन को एक साथ टारगेट करता है और कम से कम नहीं तो 15 से 20 किलो ऑफ वेट जो है शरीर का कम करता है। इसका और पॉजिटिव बेनिफिट जो है वो है डायबिटीज कंट्रोल, जो डॉक्टर कालरा बता पाएंगे। एंड कितने साल ये ले सकते हैं, कितना सेफ्टी है, ये समय ही बताएगा। बट जहां तक अभी तक का एविडेंस है, ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिकेशन है। डॉक्टर संजय कालरा, इस दवा के बारे में अब आप बताइए, इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर शर्मा ने कि एक तो मोटापे के साथ-साथ आपके शुगर कंट्रोल में भी मदद मिलती है क्या? तो क्या इस दवा को इसलिए तो मंजूरी नहीं दी गई है कि डायबिटीज़ पेशेंट में भी काम आएगी और दूसरा इस्तेमाल वेट लॉस में भी काम आएगा? इस दवा के बारे में आप थोड़ा और बताएँ, क्या डिटेल्स है इसके बारे में? इसको मंजूरी दोनों चीज़ों के लिए मिली है। जब हम बीमारी लेते हैं डायबिटीज़, डायबिटीज़ अकेले नहीं आती, उसके बड़े सारे हाथ-पाँव हैं और एक बड़ा कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिसिटी। तो ज़्यादातर ये बीमारियाँ इकट्ठे चलती हैं, डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी। किसी में कोई चीज़ पहले आती है, किसी में कोई बाद में आती है और कई बार इकट्ठी आती है। तो ये दवाई जो है, इसका फ़ायदा जो है, जो आपका सवाल था, एक तो ये शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है, चाहे मरीज़ पतले हों, चाहे ठीक वज़न के हों, चाहे भारी। उसके अलावा ये वज़न कम करने में भी मदद करती है। अगर आपका वज़न पहले से ही ठीक था, तो ज़्यादा कम नहीं होगा, पर अगर पहले आप बहुत भारी थे, तो ये वज़न कम करती है और 15, 20, 25% तक वज़न कम करती है। और भी फ़ायदे हैं, ये दिमाग में मदद करती है, कुछ एक स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि इससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। अ, हड्डियों में फ़ायदा होता है, हार्ट की बीमारी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये मल्टीपल खूब सारे फ़ायदे हैं इसके। अगर एक सेंटेंस में या एक वाक्य में हमें कहना हो तो शुगर और शुगर से रिलेटेड जो सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, सभी में इसका फ़ायदा होता है और ख़ासकर जो लोग भारी हैं, जो ओवरवेट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सर डॉक्टर कालरा, अब मेरा सवाल होगा, वेट लॉस वाले अगर वो देखेंगे तो अगर उनसे सवाल होगा ये मार्केट में कब से इंडियन मार्केट में कब से ये मिलना शुरू हो जाएगा, दूसरा इसकी लागत क्या होगी? ये दोनों सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो बाहर वाले कुछ एक देशों में तो ऑलरेडी अवेलेबल है ये। हम्म। अ, भारत में अभी तक इसलिए नहीं पहुँचा था, ये नहीं कि अप्रूव नहीं था हमारे यहाँ,
पर इट सीम्स कि इसकी रिक्वायरमेंट या इसकी डिमांड इतनी है अमेरिका में कि जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो वहीं की जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर पा रही। उम्मीद है कि हमारे यहाँ 2025 के पहले या दूसरे क्वार्टर में ये दवाई आ जाएगी। फिलहाल हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसका कॉस्ट क्या होगा, पर अगर हम रेट्स देखते हैं दुबई के या यूएसए के, तो अंदाज़न 50-60 हज़ार रुपए पर मंथ इसका कॉस्ट होगा रफली। इस इसको कितने महीने तक आपको डोज के तौर पे कितने महीने तक लेने होंगे, कुछ इसके ड्यूरेशन क्या होते होंगे डॉक्टर कालरा? ये टीके के तौर पे उपलब्ध है, तो इसकी अलग-अलग डोजेज़ हैं, 2.5, 5, 10 मिलीग्राम हफ्ते में टीका लगाना होता है। डायबिटीज़ जो है ज़्यादातर क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो हमेशा के लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो ये जो सवाल है कि कितनी देर दवाई चलेगी, फिलहाल हमारे पास स्टडीज़ हैं जो 4-5 साल की सेफ्टी बता रही हैं, जैसे डॉक्टर शरद शर्मा जी ने कहा। पर दवाई लंबी देर लेनी पड़ेगी। ऐसे ही मोटापा भी जो है एक बीमारी है, तो जब तक हम दवाई लेते हैं बात ठीक है, जब हम दवाई बंद करेंगे तो ऑटोमैटिकली वेट वापस आएगा। ये कुदरत का नियम है। ऐसे ही है जैसे मैं ऐनक पहनता हूँ या डॉक्टर शर्मा ऐनक पहनते हैं, जब भी हम ऐनक उतारेंगे फिर हमें कम दिखाई देगा। तो ये दवाई लगातार लेनी होती है, लंबी देर के लिए लेनी होती है। कई लोग हैं जिनको अचानक मोटापा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के दौरान मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़े तो अचानक वेट बढ़ गया। तो ये अचानक वाली चीज़ में इट इज़ पॉसिबल कि आप कुछ महीनों के लिए दवाई दें, ताकि जो नेचुरल ट्रैजेक्टरी है ओबेसिटी की, उसको रोक सकें। उसको वापस आप सीधी पटरी पे ले आएँ और फिर विनोद जी जो हैं वो हमारा ख़्याल रखेंगे, हमसे एक्सरसाइज़ कराएँगे, दंड बैठक करवाएँगे, हमारी डाइट का ख़्याल रखेंगे और फिर बगैर दवाई के भी काम चल सकता है। तो अगेन टू आंसर इन इन अ समरी, यदि आपको लंबी देर से शुगर और मोटापा है, तो दवाई भी लंबी देर चलेगी। यदि आपको अचानक शुगर आई है या अचानक मोटापा आया है और आप उस कारण को ठीक कर सकते हैं, तो शायद कुछ टाइम के बाद हम रिमिशन में चल जाएँ और कुछ टाइम के बाद ये दवाई बंद की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर शरद शर्मा, आपसे मेरा सवाल होगा, अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने स्टडी की होगी, इनिशियल कुछ स्टडी फाइंडिंग्स होंगे मार्केट में भी, और आप लोगों ने भी कुछ स्टडी की होगी। आप लोगों की रिपोर्ट क्या कहती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इन दवाओं से उनको दूर रहना चाहिए, और क्या एडवाइस देंगे अगर कोई आने वाले समय में अगर उन्हें लेने की सोच रहे होंगे तो उनको क्या सलाह है? सबसे पहले तो इसका टॉलरेंस इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक बंदा जो है इस दवा को ले नहीं पाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 10 में से 1 ऐसा होगा जो लेने से उसको वॉमिटिंग, नौसिया, मलेस इतना ज़्यादा होगा कि वो 10 दिन के बाद ही मना कर देगा। तो इसलिए हम उसको छोटी मात्रा में शुरू करते हैं, एकदम फुल डोज़ में हम पहली बार में नहीं देते। लेकिन फिर भी 90% लोग जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं। अब बात आई जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है उसका, जब मेडिसिन के साथ जो पर्चा आता है, उस पे लिखा होता है कि थायरॉइड कैंसर या पैनक्रियाटिक कैंसर के इंसिडेंस थोड़े ज़्यादा हैं। बट हकीकत में अगर आप एविडेंस देखेंगे तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है किसी भी तरीके से जिसमें लिखा है कि कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैंसर रिस्क है। बट हाँ, ज़रूर ये इस प्रिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन में लिखा है और पेशेंट्स पूछते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी को जेनेटिकली थायराइड कैंसर का जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन है, तो हम उसको कहेंगे कि आप ये दवा मत लीजिए। बट अदरवाइज आउट ऑफ द ब्लू किसी को कैंसर नहीं होता इस दवा लेने से। और बाकी जो है नौशिया है, वॉमिटिंग है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट हर एक को नहीं होते। मतलब मे बी 30% ऑफ द लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं, और कभी-कभी लेते-लेते साइड इफेक्ट्स कम भी हो जाते हैं। चलिए अब विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी, सर जैसे डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर कालरा बता रहे थे, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, और जब तक ये दिक्कतें हैं एक समय तक तो आप लीजिए, फिर आप नेचुरल तरीके से कंट्रोल कीजिए। इस पर आप क्या सलाह देंगे? जो इस तरह की वेट लॉस वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कब तक करना चाहिए? कब फिर उन्हें नेचुरोपैथी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, एक्सरसाइजेज की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए? इस दिशा में आप क्या सलाह देंगे? मैं एक्सरसाइज को एज अ बोनस के तौर पे, फैट लॉस को बोनस के तौर पे देखता हूँ। आप कभी भी एक्सरसाइज करते हो तो उसके फर्स्ट बेनिफिट होते हैं बोन डेंसिटी, फिटनेस लेवल बढ़ना, स्टेमिना बढ़ना, पावर, इंटेंसिटी, इंडोरेंस लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एंड ये सब अचीव करते हुए आपको फैट होता है। अगर आप किसी तरह के टैबलेट लेते हो तो आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेंगे, राइट? अगर ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आप वेट लॉस तो कर लोगे, तो व्हाट अबाउट द फिटनेस? आप फिटनेस रीच नहीं कर पाओ। तो मैं चाहता हूँ कि ये तभी ले जब
आप डाइट और एक्सरसाइज करके आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, लाइक देयर इज सम बॉडी टाइप, जैसे इंडोमॉर्फ टाइप बॉडी होती है जो बहुत हार्डली लूज करती है, उनको 6 डे कार्डियो 5-6 डेज वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा लूज होता है। उन उन टाइप के लोगों को आप ये दवाई यूज कर सकते हो, क्योंकि उनका लूज होना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक, उनका जो जेनेटिक होता है उस चीज की वजह से। अगर उनको ये देंगे तो उनको हेल्प करेगा। बट जो ऑलरेडी सब कुछ कर सकते हैं, फिटनेस के साथ वेट लॉस अचीव कर सकते हैं, तो उन्हें देने में कुछ मतलब नहीं, ऐसे मुझे लगता है। बट इट्स गुड थिंग। बट अभी आप अगर मार्केट में देखो तो ऐसे शॉर्टकट्स अगर अवेलेबल हो जाए तो लोग वर्कआउट छोड़ के इसी के पीछे लगेंगे और वर्कआउट को भूल जाएंगे टोटल। तो उनके जो बेनिफिट अभी मैंने देखा है, जब मैं 27 ईयर्स बैक लोगों को सिखाता था, तब कोई भी 10-5 पुशअप कर लेता था, बैठक कर लेता था। नाउ डेज भले वो ओल्डर हो यानी सीनियर पर्सन हो या यंगर पर्सन हो, एक पुशअप सिखाना 3 महीने का काम है, एंड दे लॉस सो मच। एंड ह्यूमन जेनेटिक इतना वीक हो गया है, ये जो आई थिंक मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अचीव करते हो अगर आप फैट लॉस करते हो, दैट इज द राइट वे ऑफ फैट लॉस विद गुड न्यूट्रिशन डाइट एंड अच्छे ट्रेनर को ज्वाइन करो, वो आपको इस सब चीजों में गाइड कर लेगा। उसके बाद भी अगर कुछ भी करके नहीं हो रहा है, देन यू गो विद ऑल दिस थिंग्स। दिस इज माय ओपिनियन। ओके विनोद जी, एक और सवाल आपसे मेरा ये होगा, आप फिटनेस एक्सपर्ट है, बहुत तरह के लोग आपके पास आते होंगे जिन्होंने वेट लॉस वाली दवाओं का इस्तेमाल किया होगा, हर तरह के जगहों पे जाके उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी जाते होंगे। उन लोगों का कोई ऐसा अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि वो भी अवेयर रहे, जागरूक रहे, जागरूक रहे? जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, सबसे पहले बैडिक सर्जरी हुई। लोग लाइपोसक्शन करते थे, बैडिक सर्जरी करने लगे, फिर ये टैबलेट यूज करने लगे। मोस्ट ऑफ द फैट बर्नर जो मैंने सुना था पहले, वो क्या काम करता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है जिसकी वजह से फैट मोल्ड मेल्ट होता है। बट वो फैट मेल्ट हुआ आपको एनर्जी के लिए यूज करना होता है, दैट इज विथ एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज आपको करना ही है, एक्सरसाइज का ऑप्शन नहीं है। सेकंड मैंने देखा देर इज सम थायराइड टैबलेट होते हैं जो एडिपो टिश्यू कम करते हैं, जो फैट स्टोर करने का काम करते हैं। यानी एंडोमॉर्फ टाइप बॉडी टाइप के लोगों में एडिपो टिश्यू ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फैट स्टोर ज्यादा होता है। तो उन लोगों के लिए उस टाइप के फैट बर्नर यूज होते रहे। ऐसे मैंने अलग अलग चीजें सीखी, मेरे फिटनेस करियर में देखी थी, लोगों को लेते हुए एंड उसका रिजल्ट भी देखा था सामने से। बट हर चीज में एक्सरसाइज जरूरी था, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट इस टैबलेट के बारे में मुझे पता नहीं इसको इसके साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है या नहीं है, बिकॉज इसमें खाना खाना ही कम हो जाता है। तो और वेट लॉस होता है, वेट लॉस मीन मसल लॉस, फैट भी लॉस। तो उनके बॉडी में सिर्फ स्किन और बोन ही बचेंगे, जिसकी वजह से उनको जॉइंट प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर इतना मसल लॉस एक साथ कर लेंगे, अगर भूख ही नहीं लग रही है तो रिकवरी नहीं होगी। डे टू डे एक्टिव लगने वाली एनर्जी वो लोग कहाँ से जनरेट करेंगे, राइट? जो भी डिप्रेशन हो रहा है अपनी बॉडी का, उन चीजों को आप फूड से रिकवर करते हो, राइट? अगर फूड ही कम हो गया और आपका इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट या जो भी डे टू डे एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उससे रिकवरी ना होने की वजह से वो और बोन और ब्रिडल बन जाएंगे, मसल लॉस होगा। मसल लॉस होगा तो शेप जाएगा, टोनिंग जाएगी, स्ट्रेन जाएगा, बोन डेंसिटी कम होगी, तो देयर इज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के कि जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है सब कुछ करके, उन्हीं लोगों को इसको रेकमेंड करना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। ओके डॉक्टर संजय कालरा, अब आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, टिर्जेपेटाइड या कोई और भी वेट लॉस की दवा क्या व्यक्तिगत तौर पर पेशेंट को, या कोई अगर चाहते हैं कि मैं इस दवा का इस्तेमाल करूं, उनको आप एडवाइस करना चाहेंगे या नहीं, या पहले आपने इस तरह की दवाओं का सुझाव दिया है अपने पेशेंट्स को कभी? हमारे पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन सब लोग यूज करते हैं, पर जो विनोद जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक तो कोई भी दवाई अलग से असर नहीं करेगी, डाइट और एक्सरसाइज तो चाहिए ही चाहिए। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रेंथ बनती है। जो विनोद जी ने कहा कि हम वर्ड यूज करते हैं सार्कोपीनिया। अगर कोई सिर्फ डाइट, इवन डाइट पे और सिर्फ दवाई पे जाएगा और एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मसल्स वीक हो जाएंगी और कल को दिक्कत आ सकती है। तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तभी ये दवाई दी जाएगी। जैसे विनोद जी ने वर्ड यूज किया एंडोमॉर्फ, तो हम बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं या बॉडी फैट परसेंटेज चेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि एक टर्म है नॉर्मल वेट ओबेसिटी। हो सकता है कि बाहर से आप ठीक दिखाई दें, दुबले पतले दिखाई दें, आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक, वो भी सही है। मगर जब बायो इम्पीडेंस पे चेक किया जाता है या डेक्सा पे चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, तो
महिलाओं में 30% से ज्यादा, आदमियों में 25% से ज्यादा, ये खतरे की निशानी। इन लोगों में भी ख्याल रखना चाहिए कि अपना वेट कम करें और सेंट्रल वेट जो पेट के आसपास वाला वजन है वो कम करें। फिर से रिपीट करेंगे कि यदि आपको डायबिटीज है तो भी ये दवाई इंडिकेटेड है। यदि आप ओबीज हैं, ओबेसिटी की डेफिनेशन वैसे तो हम 25 बीएमआई से ऊपर लेते हैं इंडिया में, इस पर्टिकुलर दवाई के लिए 27 या 27.5 लेंगे। यदि उसके ऊपर है तो ये दवाई आपके लिए इंडिकेटेड है। पर आपने अपने टेस्ट जरूर करवाएं, डॉक्टर से मिलें, और ये ना सोचें कि दिस इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट एंड एक्सरसाइज इकट्ठा करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल वो रिपीट सबसे करूंगा। अहम है। हाँ, और विनोद जी ने जो कहा इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि अकेले डाइटिंग से भी नुकसान होता है। जो उन्होंने कहा, जब तक आप मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे तब तक आपका ओवरऑल फिटनेस या आपको ओवरऑल हेल्थ नहीं मिलेगी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कालरा, एक और सवाल होगा, इस दवा के कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी होंगे, उसके नतीजे अगर कुछ शेयर कर पाए, अगर आपके पास कुछ डिटेल्स हों। ये वाकई एक बहुत खुशी वाली चीज है और हैप्पीली शेयर करेंगे। इस पे जो स्टडीज हुई हैं, जैसे सरमाउंट ट्रायल हुई है, ये पूरे वर्ल्ड में भी हुई और इंडिया में भी हमारे लोगों में भी हुई है स्टडीज। और इसमें दिखाई देता है कि 20, 25, 30% तक वेट लॉस होता है किसी किसी स्टडी में। ओके। जिन लोगों को शुगर नहीं है, मजेदार बात है कि उनमें कम डोज में ज्यादा असर आता है। हम्म। इनमें शुगर है, उनको थोड़ी सी ज्यादा दवाई देनी पड़ती है और रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। हम्म। एक और जो अच्छी चीज है इसकी कि एक तो वेट कम होता है, वो तो होता ही होता है, मगर उसके अलावा हार्ट और किडनी को भी फायदा होता है। तो हम अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ईयर्स। और जितनी भी हमारी जिंदगी है उसमें हम अपनी सेहत बढ़ा सकते हैं। हमारे हार्ट, हमारे गुर्दे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ओके। इसमें ज्यादातर फैट लॉस ही होता है ओके। और मसल लॉस बहुत ही कम है इसमें। ओके। तो एक्चुअली फैट लॉस ज्यादा है। तो ओके। ये जो हमारी स्टडीज हैं ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और फायदेमंद है। लॉन्ग रन में आगे जाके हम एक्चुअली ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर कालरा, इससे पहले इस तरह की इफेक्टिव दवा थी वेट लॉस को लेकर मार्केट में है, या ये अब तक की सबसे कारगर दवा आपको दिखती है? अभी तक की सबसे कारगर है। ओके। हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी मेडिसिन अगर देखें, जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बोला, पहले और दवाइयां आई, फैट बर्नर्स थे, किसी का कोई साइड इफेक्ट, किसी का कोई, किसी में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती थी। अब जो हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग्स है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें लीराग्लुटाइड अवेलेबल है इंडिया में एंड अप्रूव्ड फॉर यूज इन ओबेसिटी है। ओके। एक और दवाई है सेमाग्लुटाइड, ओरल सेमाग्लुटाइड इंडिया में अवेलेबल है, ये हम डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्टेबल सेमाग्लुटाइड अप्रूव्ड है, फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये ओबेसिटी की दवाई है और डायबिटीज की भी। ओके। ये भी कारगर है, फायदेमंद है, मगर टिर्जेपेटाइड के जो रिजल्ट्स हैं इनसे भी बेहतर देखे गए हैं। ओके, तो आपके हिसाब से ये अब तक की सबसे बेहतर दवा होगी वेट लॉस के हिसाब से? हम्म। और इसको कभी भी हम अकेले ना देखें कि दवाई वर्सेस डाइट। अब मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, मेरे घुटने दोनों अंदर से फटे हुए हैं, मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, वजन कम करो, तभी आपके घुटने ठीक हो पाएंगे। जिम में मैं जाता हूँ तो विनोद जी बोलते हैं जी आप जंपिंग ना करें, क्योंकि जब आप जंपिंग करेंगे तो आपके घुटने और फटेंगे। ओके। ट्रेडमिल 10 मिनट से ज्यादा ना चलाएं, क्योंकि वेट ज्यादा है, आपके घुटने सहन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये दवाई आपका वेट कम करेगी और मुझे अलाउ करेगी कि मैं ट्रेडमिल कर सकूं, मैं दौड़ सकूं, मैं भंगड़ा डाल सकूं, जो मेरा फेवरेट है। ओके। हाँ, ओके, तो बिल्कुल सही। इट शुड बी टुगेदर। दवाई बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। सबको ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट या बाइनरी में ना देखें। डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन, इनको इकट्ठा लें तो फिर हमें कॉम्प्रिहेंसिव और ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, बिल्कुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब कुछ, दवा के साथ साथ आपके डाइट, एक्सरसाइजेस, सब कुछ होना चाहिए, जैसे हमारे तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, हालांकि रिपीटिटिव होगा, आपने कई सारे जवाब में हमारे एक्सपर्ट्स दे भी चुके हैं, लेकिन ये दवा काम कैसे करती है, मैकेनिज्म क्या होता होगा इन दवाओं का? ये दवा जो है, जैसे मैंने जैसे कहा कि ये जीएलपी, दो तरह के गट हार्मोन होते हैं, एक GLP-1 होता है और दूसरा पी GLP-1 और PYY एंड GIP, तीन होते हैं तो GIP और GLP-1 पे जो है ये पर्टिकुलर टिrzepatide जो है ये काम करता है। अब GLP-1 अगर हम लें कि वो उसका इफेक्ट बढ़ाता है, जब वो उसका इफेक्ट बढ़ाता है तो आपका सटाइटी, जो ब्रेन में जो फूड खाना बोलता है, जब आप खाना खाते हैं तो GLP-1 बढ़ता है नॉर्मल।
तो ये जो ड्रग है ये ऑलरेडी उस रिसेप्टर पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि आपने खाना खा लिया या आपका पेट भर गया है। सो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन। दूसरा वो पैनक्रियाज में जाता है और कहता है कि अब जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करिए। सो इट चेंजेस द इंसुलिन प्रोडक्शन, इट इंक्रीजेस द इंसुलिन प्रोडक्शन और आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो इंप्रूव करता है। तीसरा वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम करता है, मतलब पेट में जो खाना होता है वो ज्यादा देर रहता है, तो आपको जो फुलनेस है खाना खाने के बाद जो पेट भरा हुआ जो महसूस होता है वो ज्यादा देर तक महसूस। ओके। सो ऑल दीज फैक्टर्स, इन सब चीजों की वजह से जो है पेट भरा रहना और भूख कम लगना और डायबिटीज के जो मात्रा है उसमें इंप्रूवमेंट आना, ये सारी चीजें एक साथ होती है। ओके। ये इसका मेन है। ओके। और ये चलता रहता है। ओके, विनोद जी के पास अब जाते हैं। विनोद जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जो भी वेट लॉस के लिए आजकल हर किसी की, जो फिटनेस फ्रीक हर कोई होना चाहता है, एक नया ट्रेंड है, उन लोगों के लिए क्या गोल्डन एडवाइस आपकी तरफ से होंगे? किस तरह से वो दिनचर्या में बदलाव करे, किस तरह, कितना दवा का इस्तेमाल करे, कितना डाइट, और क्या उनके लिए एक्सरसाइजेज जरूरी है? कुछ जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स आप हमारे दर्शकों को देकर जाएं विनोद जी। या देखिए, कभी भी आप एक्सरसाइज करते हो पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए, फैट पुट ऑन किस लिए होता है? बिकॉज आप जो कैलोरी खा रहे हो वो ज्यादा हो गए और एक्सपेंडिचर कम होगा। अगर आप ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो और एक्सपेंडिचर यानी बर्न कम कर रहे हो तो आप पुट ऑन करोगे, सिंपल चीज है। तो आपको खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ ग्रेजुअली स्लोली स्टडीली आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज डिपेंड होता है बॉडी टाइप पे, यानी आप उसको जेनेटिक कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक्टोमॉफ बॉडी टाइप होती है जो पतले होते हैं, जो फैट भी पुट ऑन नहीं करते और मसल भी पुट ऑन नहीं करते, तो उनको सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करना होता है और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रखना पड़ता है। एंड वैसे ही इंडोमॉफ बॉडी टाइप होते हैं, जिसे कहते हैं थोड़ा सबसे खराब जेनेटिक, यानी जिनको बहुत टाइम लगता है वो फैट इजीली पुट ऑन करते हैं, तो उनके लिए चाहिए कि 6 डे कार्डियो एंड 5-6 डे उनको वेट ट्रेनिंग या किसी तरह का एक्सरसाइज करना होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट लो कार्ब डाइट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। देन होता है मेसोमॉफ, जिसे बॉर्न एथलीट कहते हैं, यानी उसे जैसे खाएगा वैसे रिजल्ट आता है। तो जो वो 3-4 दिन भी वर्कआउट करेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट कर ले, तो उनको तो बेस्ट रिजल्ट आता है कंपेयर टू एनी अदर बॉडी टाइप। तो ये बॉडी टाइप को पहले अंडरस्टैंड कीजिए, उसके हिसाब से आपके वर्कआउट का टाइम सेट कीजिए, कितने दिन आपको वर्कआउट करना है। ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा 1-2 वीक देखना पड़ेगा, आपका खाने की क्वांटिटी क्या है। एक अच्छा ट्रेनर ये अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से आपका डाइट सेट कर सकता है। एंड ध्यान में रखिए, एक्सरसाइज प्लानिंग डिपेंड होता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। समझो आप बैठ के काम कर रहे हो, यानी 10-10 घंटे बैठ के काम कर रहे हो लास्ट 10 ईयर्स से, तो आपके बॉडी से मोबिलिटी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी जाएगी, स्पीड जाएगा, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जाएगा। जो चीजें आप यूज नहीं कर रहे हो, नी, लोअर बैक, एंकल, शोल्डर, उनका स्ट्रेन चला जाएगा। तो पहले इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद फैट लॉस के लिए जो इंटेंस वर्कआउट चाहिए वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करना चाहिए आपको, इन सब चीजों को पहले स्टडी करना चाहिए लाइफस्टाइल को, एंड स्लोली एंड स्टेडीली एक अच्छे ट्रेनर के गाइडेंस में आप वर्कआउट स्टार्ट करें तो आपको इंजरीज नहीं होगी एंड आप रिजल्ट भी अच्छा पाओगे और जो भी टारगेट आप चाहते हो वो इजीली अचीव कर लो। डॉक्टर संजय कालरा, आपकी तरफ से आखिरी एडवाइस क्या होगी? डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए? वेट लॉस की दवा जो मार्केट में ढूंढ रहे हैं उनके लिए आखिरी एडवाइस आपकी तरफ से जाते जाते क्या आप देना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि वेट लॉस ये दवाई तभी ले जब कुछ भी यानी डाइट और एक्सरसाइज करके आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है और आप थक गए हो, तब जाके आप इसको ले सकते हो। पहले नेचुरली ट्राई कीजिए, नेचुरली जब कुछ नहीं दिख रहा है देन यू कैन गो फॉर दिस। एंड वो भी अच्छे डॉक्टर, जैसे यहाँ पे डॉक्टर बैठे, इन सब डॉक्टर के जिन्होंने इन पे स्टडी की है, इनके एडवाइस से उसको लेने की कोशिश कीजिए। ओके, डॉक्टर शाह शर्मा जी, आपके आखिरी एडवाइस क्या होंगे? जाते जाते आप क्या हमारे गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मुझे लगता है जितनी बातें इस फोरम पे हुई हैं सब बहुत बढ़िया हुई हैं। कोई भी ट्रीटमेंट होता है वो होलिस्टिक होता है, मल्टीपल अप्रोच होते हैं, प्रॉन्ग्ड अप्रोच होता है। तो जैसे लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो फाइनली अचीव करना है। जब हम वेट लॉस उस तरीके से नहीं कर पाते हैं या कोई मेडिकल रीजंस होते हैं, तभी हमको जो है अंडर साइंटिफिक सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन हम मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। बट ये मेडिसिन आप वेट लॉस के लिए लाइफ लॉन्ग ले नहीं सकते, बिकॉज ये बहुत महंगी दवाइयां हैं और आप लाखों लाखों रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब बंद करके आपको डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज और जैसे उन्होंने कहा मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह जो है, ये आपके अल्टीमेट गोल्स हैं और ये लाइफ लॉन्ग गोल्स हैं।
ओबेसिटी एक क्रॉनिक डिजीज है और ये क्रॉनिक डिजीज होने की वजह से इसका जो भी ट्रीटमेंट वो लाइफ लॉन्ग है। तो इसीलिए मिस्टर विनोद ने जो कहा है वो सबसे बढ़िया आउटकम है, और मेडिसिन जो है वो एक स्टेप है, वो एक बीच में जरिया है उस चीज को अचीव करने की। ओके, बिल्कुल एक हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर डिपेंड आपको रहना है तो अपने डाइट पे रहे, एक्सरसाइजेस पे रहे, और साथ ही एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखें। ये नहीं कि सिर्फ दवा खा के या वेट लॉस करोगे और आजीवन कम होगा। कई सारे ऐसे आप एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगे आपके आसपास, जिन्होंने एक टाइम बिंग के लिए, कुछ समय के लिए तो मोटापा दवा से और या सर्जरी के जरिए कम तो कर लिया, लेकिन वापस से फिर से उनकी मोटापे फिर से दिखने लगते हैं। शुक्रिया डॉक्टर शरद शर्मा साहब आपका, डॉक्टर संजय काला साहब आपका, और विनोद चन्ना जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत ही बहुमूल्य सुझाव हमारे दर्शकों को दिए, मोटापे को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं उनको लेकर जागरूक भी किया, और कौन कौन से मार्केट में दवाएं सही है जिसका आप कुछ इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए करें, लेकिन एक अप्रोच जो आपका होना चाहिए हॉलिस्टिक अप्रोच ही होना चाहिए। इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।